बेल्जियम और श्रीलंका ये दो समस्या है जो सत्ता के साझेदारी के टॉपिक को हमें अच्छे से समझने में बात करती है। हम इन दोनों के सामाजिक और जातीय बनावट के बारे में समझने की बात करते हैं। पहला है हमारे पास बेल्जियम। ये यूरोप का एक छोटा सा हिस्सा है। छोटा सा देश होने के कारण इतना छोटा है कि भारत में हरियाणा राज्य से भी छोटा समझा जा सकता है, बल्कि है ही। इसकी सीमाएं जो हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती है। यहाँ की जातीय बनावट भी बहुत जटिल है। आमतौर पर हम इसके 3 तरीके से समझ सकते हैं जातीय बनावट के ऊपर में। पहले बात करते हैं जो उसकी कुल आबादी का 59% हिस्सा जो है, यानी कि सबसे बड़ा समूह जो है वो फ्लेमिश इलाके में रहता है और ये डच बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर 40% लोग जो है इनके अलावा 59% के अलावा जो 40% लोग हैं वो बोलिविया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग वो हैं जो जर्मनी बोलते हैं। वहीं हम इसकी बात करें तो राजधानी में जो ब्रुसेल्स के 80% लोग, जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और वहाँ पर 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बेल्जियम की रूपरेखा को दर्शाती है कि यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ताकतवर रहे हैं अल्पसंख्यक के मुकाबले में। अब हम इनके बहुत बाद में जा कर के आर्थिक विकास और शिक्षा के लाभ पाने वाले डच भाषी लोग भी इस स्थिति से नाराज़गी थे। फिर धीरे धीरे 1950 में 1960 के दशक के बीच में डच बोलने वाले समूहों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदाय के टकराव को सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा लोग थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर व अल्पसंख्यक में से थे। अब हम दूसरी बात करते हैं, श्रीलंका की तरफ से बात करते हैं। श्रीलंका जो एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हम आसानी से नक्शे में भी सकते हैं। अगर भारत का नक्शा आप देखें या आपको ध्यान हो तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी कुल आबादी जो है वो लगभग 2 करोड़ है। यहाँ भी जातीय समस्या देखने को मिलती है। पहली समस्या जो है वो श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह की बात आती है जो सिंगलियों का है। इनकी आबादी का कुल जनसंख्या का 74% है, यानी श्रीलंका की जो 2 करोड़ की आबादी है, लगभग 2 करोड़ की आबादी है, उसकी कुल जनसंख्या का 74% लोग जो है वो सिंगलीज हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तमिल, जिनकी जनसंख्या के कुल आबादी का 18% माने जाते हैं। लेकिन तमिलों की भी बात करें तो तमिल 2 प्रकार के, एक श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं जो उस 18 में से 13% है। बाकी शेष हिंदुस्तानी तमिल है। हिंदुस्तानी वो तमिल हैं जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागान मालिकों ने उन्हें भारत से काम करने के लिए लाए थे। उन्हीं के वंशज जो श्रीलंका में मूल रूप से हैं वो हैं। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि किस तरह की समस्याएं दोनों राज्यों में आती है अल्पसंख्यक को लेकर के, उनके बारे में हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा हम श्रीलंका के ऊपर बात करते हैं। अगर आप श्रीलंका के नक्शे को देखेंगे भी हो, पहले मैं आपको पढ़ाता हूँ। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों की आबादी है। अधिकतर सिंगली भाषा लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में से कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। श्रीलंका की आबादी में ईसाई का हिस्सा 7% है और सिंगली और तमिल दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अब जरा हम इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। वहीं पहले बेल्जियम के बारे में समझते हैं। बेल्जियम में दो गुटों के बीच में, एक डच बोलने वाले, एक फ्रेंच बोलने वालों के बीच में। दूसरा श्रीलंका है जहाँ पर सिंगलीज हैं और तमिलियंस हैं। आइए अब हम श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के बारे में और थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे एनसीईआरटी की पुस्तक में दिखाया गया है, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और तब से स्वतंत्र है। यहाँ पर सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्यक दल पर शासन का प्रभुत्व जमाना चाहा है। इसी वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्वता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के कई तरह से कदम उठाए हैं। 1956 में एक कानून बनाया गया यहाँ पर, जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली गई। नए संविधान में यह भी प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक
करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर के अपने बेगानेपन बढ़ा दिया गया। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील है। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदों के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहलियों के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए। अगर हम इस नक्शे की बात करें तो समझिए, जो पीला है वो सिंहलियों का है, जो लाल है संतरी सिंहलियों का है, और जो यहाँ पे डार्क में है कत्थक में वो भारतवंशी तमिल का है, और बिल्कुल छोटे छोटे दाग में जो है वो मुसलमान है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बड़ा हिस्सा जो तमिलियंस का है वो किसका है, सिंहलियों का है, और पूरे क्षेत्र में दबदबा है। वहाँ पे जो तमिलियंस है वो अल्पसंख्यक है और जो सिंहली हैं वो बहुसंख्यक है। आइए थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम इसके अंदर में। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिलों को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वतंत्रता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक के उत्तर पूर्व श्रीलंका के सर्वत्र तमिल इलम सरकार बनाने की मांग को उठाया गया। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्कों से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों को रोजी रोटी चौपट हो गई थी। और अक्सर होता भी है, जब दो समाज के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, देश के बीच में हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे किसी भी मसले को लेकर के हो, तो समाज में समस्या उत्पन्न होती है, समाज की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है।